हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि फूड प्रोडक्शन कैसे कैसे किया जाता है, किन किन एरियाज में किया जाता है, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। बट सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमें फूड प्रोडक्शन में एनहांसमेंट की ज़रूरत क्यों है। विद द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, जैसे ही लोग बढ़े, पॉपुलेशन बढ़ा, हमको खाना भी ज़्यादा चाहिए, खाने की ज़्यादा नीड है। तो इस केस में फूड प्रोडक्शन में एनहांसमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जानते हैं कि ये किन किन तरीकों से किया जा सकता है। तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले शुरू करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के साथ। एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है साइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। साइंटिफिक तरीके से लाइफ स्टॉक की ब्रीडिंग करना, उनका पालन करना और उनको रेज करना ही एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। इसके अंदर केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक के बारे में हम जानते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में जानते हैं और हम लोग फिशरीज के बारे में जानते हैं। तो ये तीन चीज़ें हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला कि लाइफ स्टॉक का केयर एंड ब्रीडिंग कैसे करते हैं। लाइफ स्टॉक में कौन कौन आता है? लाइफ स्टॉक में आपके बफेलोज, काउज, पिग्स, हॉर्सेज, कैटल, शीप, कैमल, गोट एक्सेट्रा, इन सबके साथ डील करते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज में फिशेस के साथ। इसके साथ ही आपकी एनसीईआरटी 2-3 डेटा देती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कि पूरी दुनिया के लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन का 70% से ज्यादा हिस्सा इंडिया और चाइना में पाया जाता है, जबकि कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस हमारा ओनली 25% है। तो पूरे लाइफ स्टॉक के पॉपुलेशन का 70% हिस्सा हमारे पास होने के बावजूद अगर प्रोडक्टिविटी सिर्फ 25% की हो जा रही है बाहर, इसका मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है। तो यहाँ पर हमें नए टेक्नोलॉजीज को अप्लाई करने की ज़रूरत है ताकि क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बढ़े और जिससे कि हमारा वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस में कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा हो, इनहैंस हो। तो हमने देखा कि एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं साइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक। आपको ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव ऐसा कुछ आ सकता है कि व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री या डिफाइन एनिमल हस्बेंड्री करके। तो आप इसमें लिख ले जाएंगे और साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है कि इसमें किन किन चीज़ों के साथ डील करते हैं। तो आप उसमें लिखेंगे कि केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। ये वाला डेटा याद रख लेंगे कि मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना। इसके अलावा वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस में कंट्रीब्यूशन हमारा 25% का है। इसके बाद आते हैं हम लोग डेयरी फार्म मैनेजमेंट के ऊपर, जिसको हम डेयरिंग भी कहते हैं। डेयरिंग क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर इंक्रीजिंग यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क। तो हमें मिल्क की क्वालिटी और मिल्क की क्वांटिटी, ये दो चीज़ें ज़्यादा चाहिए। अब ये दो चीज़ें कैसे मिलेंगी? ये दो चीज़ें तब मिलेंगी जब हमारे फार्म में सुपीरियर क्वालिटी के ब्रीड्स होंगे। अब ये सुपीरियर क्वालिटी के ब्रीड्स कैसे होंगे? किन ब्रीड्स को हम सुपीरियर क्वालिटी का मानेंगे? तो हम वैसी ब्रीड्स को सुपीरियर क्वालिटी का मानते हैं जिनका यील्ड पोटेंशियल ज़्यादा होता है और साथ ही साथ जो डिजीजेस से रेजिस्टेंट होते हैं, बीमार जल्दी नहीं पड़ते, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहती है, कम नहीं होती, ज़्यादा ही रहती है। इतनी बातें हैं डेयरिंग के बारे में। स्मॉल आंसर क्वेश्चंस 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव इसमें से बन सकता है। उसके बाद यील्ड पोटेंशियल बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं? इसके लिए हम लोग लुक आफ्टर द कैटल करते हैं, जिसमें उनको प्रॉपर हाउसिंग, एडिक्वेट वाटर और उनको डिजीज फ्री रखते हैं। उनको खाना देते हैं कैसा? प्रॉपर क्वालिटी एंड क्वांटिटी में। उनके फॉडर की क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ स्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन रखी जाती है। स्ट्रिक्ट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन किन की? कैटल्स की और हैंडलर्स दोनों की, जो उनको हैंडल कर रहे हैं। वाइल मिल्किंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। मिल्किंग के दौरान, स्टोरेज के दौरान और ट्रांसपोर्ट के दौरान कैटल और हैंडलर्स दोनों की स्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस और हाइजीन मेंटेन की जाती है। ये कैसे इंश्योर किया जाता है? स्ट्रिंजेंट मेजर्स। सबसे पहले इसके लिए रेगुलर इंस्पेक्शन होता है और साथ ही साथ वेटनरी डॉक्टर का रेगुलर विजिट होता है। इतनी चीजें थी डेयरिंग के बारे में। इसके बाद हम लोग आते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के ऊपर। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में सिर्फ हम चिकन के साथ नहीं, जबकि चिकन, टर्की, डक्स और गीज, इन चारों ही बर्ड्स के साथ डील करते हैं। इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं? सबसे पहले अगेन हम ब्रीड का सिलेक्शन करेंगे। कैसे ब्रीड? जो डिजीज फ्री हो, सुटेबल हो। दूसरा,
इनका प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशंस में इनको रखेंगे। तीसरा, इनका फीड, इनका खाना प्रॉपर फीड होना चाहिए और इनको प्रॉपर वाटर, क्लीन वाटर देंगे। चौथा, इनका भी हाइजीन और हेल्थ केयर रखा जाएगा। ठीक, इतनी बातें हम पोल्ट्री फार्म के बारे में बेसिक्स जानते हैं। इसके बाद हम चलते हैं एनिमल ब्रीडिंग में ओवरऑल देखने के लिए। ब्रीडिंग, तो सबसे पहले हम ब्रीडिंग से ये वर्ड जानते हैं, ब्रीड किसको कहते हैं। तो ब्रीड जो है स्पीशीज से छोटा यूनिट है। एक स्पीशीज के अंदर बहुत सारे ब्रीड्स हो सकते हैं। तो ब्रीड कहते हैं एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनका जनरेशन लाइक रिलेटेड हो, जनरेशन सेम हो, मतलब काफी पहले का डिसेंट जो हो एक ही जगह से हो, और इनके जनरल अपीयरेंस जो है, इनके फीचर्स जो है, साइजेस जो है, ये सिमिलर हो, उनको कहेंगे सेम ब्रीड के ऑर्गेनिजम्स। सेम ब्रीड के एनिमल्स में सिमिलर अपीयरेंस, फीचर, साइज होगा। उसके बाद ब्रीडिंग किसको कहेंगे? ब्रीडिंग कहते हैं अगर उनके ही किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप को हम मॉडिफाई करते हैं ताकि हम उसको ह्यूमंस के लिए ज्यादा यूजफुल बना सके, तो बस उसी प्रोसेस को हम ब्रीडिंग कहेंगे। ब्रीडिंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ जीनोटाइप, यहां पर लिखा है मॉडिफिकेशन ऑफ जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मॉडिफिकेशन ऑफ जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेक श्योर दैट द ऑर्गेनिज्म इज मोर यूजफुल टू ह्यूमंस। एग्जाम्पल के लिए जर्सी काउ ले लो, विच इज इम्प्रूव्ड कैटल ब्रीड। दूसरा लेगहॉर्न, लेगहॉर्न इज इम्प्रूव्ड चिकन ब्रीड। इसका एम क्या है? इसका एम ये है कि हमको इंक्रीज करना है यील्ड और डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ एनिमल्स। डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ एनिमल क्यों? ताकि उनको आगे फर्दर मेटिंग करा सकें, साथ ही साथ यील्ड ज्यादा होनी चाहिए। तो इतनी बातें हैं एनिमल ब्रीडिंग के बारे में ओवरऑल। इसके बाद हम चलते हैं ब्रीडिंग कितने टाइप का होता है। ब्रीडिंग दो टाइप का होता है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि इन ब्रीडिंग क्या होगा, सेम ब्रीड में अगर मेटिंग करा रहे हैं इन ब्रीडिंग, और आउट ब्रीडिंग अगर सेम ब्रीड में मेटिंग ना कराएं, दो डिफरेंट ब्रीड्स की मेटिंग कराएं, तो वो हो जाएगा आउट ब्रीडिंग। तो इनके बारे में अभी हम डिटेल में देखते हैं, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग के बारे में। इन ब्रीडिंग किसको कहते हैं? इट इज द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 generations। करते क्या है इसमें? एक सुपीरियर मेल चूज करते हैं और एक सुपीरियर फीमेल चूज करते हैं एक ही ब्रीड की। साथ ही साथ क्या करते हैं, उनको मेट कराते हैं। अब उनसे कुछ प्रोजेनीज आए, उन प्रोजेनीज में से हम सुपीरियर मेल अगेन चूज करते हैं और सुपीरियर फीमेल अगेन चूज करते हैं और उनकी मेटिंग करा देते हैं। ये सेम चीज 4 से 6 जनरेशन तक चलती रहती है और फिर इसको इनब्रीडिंग कहते हैं। अब आई बात कि सुपीरियर फीमेल किसको कहेंगे और सुपीरियर मेल किसको कहेंगे। तो सुपीरियर मेल वो जो सुपीरियर प्रोजेनी को जन्म दे, बाकी और कोई पैरामीटर नहीं है उसको जानने के लिए। दूसरा, सुपीरियर फीमेल वो जो पर लैक्टेशन ज्यादा यील्ड दे मिल्क का, वो होती है सुपीरियर फीमेल। तो ऐसी फीमेल जो पर लैक्टेशन मोर यील्ड दे वो, और वैसा मेल जिसके प्रोजेनी सुपीरियर आए उनको हम चुनते हैं और उनकी मेटिंग कराते हैं। फर्दर उनके प्रोजेनीज में से सुपीरियर क्वालिटी के मेल और फीमेल को चूज करके उनकी फर्दर मेटिंग कराते हैं और ये चीज काफी जनरेशन तक चलती है, 4 to 6 जनरेशन तक चलती है, जिसको इनब्रीडिंग कहते हैं। इसका क्या एडवांटेज है? इसका एडवांटेज ये है कि ये होमोजाइगोसिटी बढ़ाता है, प्योर लाइन वैरायटी देता है हमको। इससे क्या होता है, जो हार्मफुल रिसेसिव जीन्स है वो एक्सपोज होते हैं, वो दिखने लगते हैं, क्योंकि जो रिसेसिव जीन्स होते हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में शो नहीं होते, उनको शो होने के लिए होमोजाइगस कंडीशन चाहिए। तो जब इनब्रीडिंग कराएंगे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का, क्लोजली रिलेटेड ब्रीड्स में, तो उनका जो वो रिसेसिव जीन है वो दिखेगा, होमोजाइगस कंडीशन होगा, मतलब होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। और जैसे ही होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी तो जो रिसेसिव हार्मफुल जीन्स है वो उनका इफेक्ट हमको दिखने लगेगा। तो जैसे उनका इफेक्ट दिखेगा तो हम उस इंडिविजुअल को जिनके अंदर वो क्वालिटीज आई उनको हम हटा सकते हैं, फर्दर उनकी मेटिंग नहीं करवाएंगे। तो इस हिसाब से हम जो हार्मफुल रिसेसिव जीन है उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तीसरा, इसमें क्या होता है, इनब्रीडिंग कराने से एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स हो जाता है एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स हो जाता है, जिससे कि इनब्रीडिंग वाले जो पॉपुलेशन है, जिसको इनब्रेड पॉपुलेशन कहते हैं, इसकी प्रोडक्टिविटी काफी हद तक बढ़ जाती है। तो इतनी चीजें हमने देखी इनब्रीडिंग के बारे में। इनब्रीडिंग कहते किसको है, किनकी किनकी करवाते हैं,
कब से कब तक कराते हैं, कैसे कराते हैं, इसका ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी क्या था, ये हमने देखा। साथ ही साथ एडवांटेजेस देखा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं इन ब्रीडिंग से क्या क्या नुकसान है इनके ऊपर। तो इन ब्रीडिंग से हमें नुकसान ये है कि कभी कभी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन किसको कहते हैं? अगर आपको ये डेफिनेशन आए, ये डेफिनेशन आ सकता है, तो कहेंगे कि इट इज अ डिप्रेशन ऑफ फर्टिलिटी, मतलब फर्टिलिटी में कमी होना। डिप्रेशन को यहाँ पे आप डिसएडवांटेज या फिर डिक्रीमेंट कह सकते हैं, डिक्रीमेंट ऑफ फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग करवा दी, तो कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग की वजह से जो फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी में कमी आती है, उसी को हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जिस भी इंडिविजुअल में प्रॉब्लम आ रही है, एक सिलेक्टेड इंडिविजुअल का किसी अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल से ब्रीडिंग करा देते हैं। सेम ब्रीड के अनरिलेटेड सुपीरियर इंडिविजुअल के साथ एनिमल्स का ब्रीडिंग कराने से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। उनकी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी वापस रिस्टोर हो जाएगी, जो कि कम हो गई थी। तो ये जो प्रोसेस है, जिसमें हम उसका दूसरे ब्रीड वाले से करवाएंगे क्रॉसिंग, या सेम ही ब्रीड के अगर अनरिलेटेड एनिमल से अगर हम क्रॉसिंग कराते हैं, इसको ओवरऑल आउट ब्रीडिंग कहते हैं। अपने से बाहर से करवा देना, आउटसाइडर से। अब ये आउट ब्रीडिंग होती है 3 टाइप की। आउट ब्रीडिंग में पहला है आउट क्रॉसिंग, दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग और तीसरा है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अगर आउट ब्रीडिंग का डेफिनेशन आ गया क्वेश्चन में, तो लिख देना है इट इज अ ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स। ओके, अब चलते हैं इन तीनों के बारे में जानते हैं डिटेल में, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब यहाँ आ गए हम लोग आउट क्रॉसिंग के बारे में। इसमें क्या होता है? मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स। अब अगर कॉमन एंसेस्टर्स हो जाते तो ये तो अगेन इन ब्रीडिंग हो जाता। द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच मेटिंग इज कॉल्ड एज आउट क्रॉस। ठीक है, इसको आउट क्रॉस कहा जाता है। फायदा क्या है? इट इज द बेस्ट मेथड फॉर एनिमल्स हैविंग लो मिल्क प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल एक्सेट्रा। इट हेल्प्स टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो अभी हमने देखा कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से निजात पाने के लिए हम लोग आउट ब्रीडिंग करा रहे थे। आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन आता है। हम सबसे पहला देख रहे हैं आउट ब्रीडिंग के बारे में। आउट ब्रीडिंग इज द मेटिंग ऑफ एनिमल विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स अप टू 4 to 6 जनरेशन। 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर अगर नहीं है, मतलब वो अनरिलेटेड हो गया, और अनरिलेटेड वाले के साथ मेट करवाने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म हो जाता है। एडवांटेज क्या है? लो मिल्क प्रोडक्टिविटी या फिर लो प्रोडक्शन या फिर लो ये अगर किसी का भी लो प्रोडक्टिविटी या फिर लो यील्ड आ रहा है, तो उससे ओवरकम कराने के लिए हम लोग आउट ब्रीडिंग करा देते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन से निजात दिलाता है। दूसरा आते हैं क्रॉस ब्रीडिंग के ऊपर। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है? ब्रीड चेंज कर देंगे। आउट क्रॉसिंग में सेम ब्रीड के अनरिलेटेड एनिमल्स ले रहे थे हम लोग। क्रॉस ब्रीडिंग में 2 डिफरेंट ब्रीड्स के सुपीरियर इंडिविजुअल्स लेंगे। एक ब्रीड का सुपीरियर मेल, दूसरे ब्रीड का सुपीरियर फीमेल, और इन दोनों को मेट करवा देंगे। तो ऐसे में जो नया ब्रीड बन के आएगा, हाइब्रिड जिसको बोलेंगे, ये नया ब्रीड बन के आ जाएगा, तो ये काफी सुपीरियर क्वालिटी का होगा। फर्दर ये जो नया हाइब्रिड बन के आया है इंडिविजुअल, इसकी हम इनब्रीडिंग कराएंगे फर्दर। इसकी इनब्रीडिंग करवाते करवाते हम नया हाइब्रिड, और जिसका प्रोडक्शन अच्छा होगा, जिसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, हायर यील्ड होगा, साथ ही साथ जो हमारे डिजायर्ड फीचर्स थे वो उसके अंदर होंगे। तो क्रॉस ब्रीडिंग इज वेरी मच डिजायरेबल। ये क्रॉस ब्रीडिंग का एडवांटेज है। क्रॉस ब्रीडिंग का एक एग्जाम्पल है हिसारडेल। हिसारडेल नाम का एक शीप पंजाब में डेवलप किया गया था। कैसे? बीकानेरी यूज और मरीनो रैम्स का क्रॉस करवा करके, बीकानेरी यूज और मरीनो रैम्स का क्रॉस करवाया गया था, और जिससे कि हिसारडेल बन के आया था। ये एक सुपीरियर वैरायटी है, सुपीरियर ब्रीड है। फर्दर हम आ जाते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। इसमें क्या होता है? 2 डिफरेंट स्पीशीज के मेल और फीमेल का क्रॉस करवाया जाता है। ठीक, इसमें क्या हो जाता है? प्रोजनी के अंदर दोनों ही पेरेंट्स के डिजायरेबल कैरेक्टर्स कभी कभी आ जाते हैं, जिससे कि इकोनॉमिक वैल्यू काफी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, म्यूल। म्यूल का क्रॉस हमने उसमें क्या किया? मेल एस लिया और फीमेल हॉर्स ली, उनका क्रॉस करवाया तो म्यूल बन के आया।
ठीक है। अब देखो, अब हम लोग आ जाते हैं कुछ कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। कंट्रोल में ब्रीडिंग करवाएंगे कैसे? तो इसका पहला तरीका है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि मेल पेरेंट से सेमेन कलेक्ट किया जाता है, जो सुपीरियर वैरायटी जो चाहिए था, सुपीरियर ब्रीड, उससे उसको रखा जाता है और उसको किसी सिलेक्टेड फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट कर दिया जाता है आर्टिफिशियली, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। अब क्या है कि कभी कभी जो सीमेन मिला है सुपीरियर मेल से, या तो उसको इमिडिएटली यूज कर लिया जाता है या कभी कभी उसको फ्रोज करके फ्रीज में रख के बाद में यूज करते हैं। फ्रोजन सेमन जो है उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। इसका जो सक्सेस रेट है, आर्टिफिशियल सेमेन का, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सक्सेस रेट जो है काफी लो है। अ, जबकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी अगर किया जाए तो भी। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में कुछ बातें ये हैं, इसमें सेमेन जो है मेल पेरेंट से कलेक्ट किया जाता है, जिसको फीमेल के सेलेक्टेड फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किया जाता है आर्टिफिशियली, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। ये जो सीमेन है ये या तो इमीडिएटली यूज कर लिया जाता है या फिर इसको फ्रीज में रख दिया जाता है, बाद में यूज किया जाता है। इसको ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है फ्रोजन सेमेन को। इसमें सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग इज लो इवन दो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कैरीड आउट। इसमें क्रॉसिंग की रेट काफी लो है। दूसरा तरीका ये है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, जिसको MOET भी कहते हैं। ये एक हर्ड इंप्रूवमेंट के लिए प्रोग्राम है, मतलब कम टाइम में ज्यादा बड़ा झुंड क्रिएट करने के लिए ये तरीका अपनाया गया था। इसमें क्या है, इट इम्प्रूव्स चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स। एक साथ बहुत सारे इंडिविजुअल्स बनेंगे जिससे कि क्या होगा, हाइब्रिड बनने के प्रोडक्शन का चांसेस ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। इसमें करते क्या है, इसमें करते ये हैं कि एक काऊ के अंदर कुछ हॉर्मोन्स डाल देते हैं जिससे कि फॉलिकल्स का बनना शुरू हो जाए, जैसे कि FSH, जिसके बारे में आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था। जिनकी FSH, ऐसे हॉर्मोन्स जिनकी FSH लाइक एक्टिविटी हो। FSH क्या था? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स को बनने में मदद करता है, जो फॉलिकल बनना स्टिमुलेट कराता है, शुरू कराता है। तो FSH लाइक एक्टिविटी वाले हॉर्मोन्स को इंजेक्ट किया जाता है फीमेल्स के अंदर, जिससे उनका जो फॉलिकल का मेच्योरेशन है वो जल्दी होता है और साथ ही साथ सुपर ओव्यूलेशन हो जाता है। सुपर ओव्यूलेशन किसको कहते हैं? नॉर्मली ओव्यूलेशन में एक टाइम पर एक ओवरी ही एक एग रिलीज करती है, लेकिन सुपर ओव्यूलेशन में क्या होगा, सिंस हमने हॉर्मोन्स आर्टिफिशियली इंजेक्ट करा है, तो वहां पर 6 से 8 एग्स पर साइकिल रिलीज होंगे। इससे क्या होगा, जहां एक एम्ब्रियो बनना था, 6 से 8 एम्ब्रियोज बन सकते हैं। अब देखो, कोई भी एक हमने सुपीरियर काउ चुन ली, उसके 8 फॉलिकल्स को हमने मेच्योर करा दिया और वो 8 को हम फिर सर्जिकली रिमूव करके जो नॉन सुपीरियर्स भी हैं उनके अंदर भी हम इम्प्लांट करा सकते हैं उनके यूटरस में, और उससे क्या होगा कि एक टाइम पर 8 सुपीरियर क्वालिटी के प्रोजेनीज हमको मिल जाएंगे। दिस इज द मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसमें आप देखते हैं सीक्वेंशियली कि करते क्या है। इसमें देखते हैं, a cow is administered hormones with FSH like activity to induce follicular maturation and super ovulation। याद रख लेना, इन सुपर ओव्यूलेशन में क्या होगा, 6 to 8 एग्स पर साइकिल रिलीज होंगे। फिर क्या होगा इसमें, अब क्या होता है, अब ये जो एनिमल है इसकी मेटिंग करवा देंगे विद अ बुल और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। या तो सुपीरियर क्वालिटी का अगर बुल मिल गया तो उसके साथ मेटिंग उसकी करा देंगे, नहीं तो अगेन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो पीछे हमने पढ़ा वो कर देंगे। इसके बाद क्या होगा, जो फर्टिलाइज्ड एग है ये जब 8 to 32 सेल स्टेज पे होगी तो उसको नॉन सर्जिकली रिमूव कर लेंगे और सरोगेट मदर्स में ट्रांसफर कर देंगे। ये वाली जो काउ थी ये हमारी सुपीरियर थी, बाकी अगर मान लो सुपीरियर नहीं भी होते तो उनके अंदर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, जिनको सरोगेट मदर्स कहा जाएगा। MOET यूज किया जा चुका है अभी तक कैटल के लिए, शीप के लिए, रैबिट्स के लिए, बफेलोस के लिए और मेयर्स के लिए। इसमें क्या होता है, हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स एंड हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी इसमें किसको मानेंगे, जिनका लीन मीट हो विथ लेस लिपिड। ऐसे बुल्स, मीट यील्डिंग बुल्स हैव बीन bred to increase
हर्ड साइज इन शॉर्ट टाइम। इसमें क्या होगा, जहां एक ही एम्ब्रियो बनना था, एक ही एग रिलीज होना था, एक से ज्यादा 6 से 8 बन गए, तो इससे बहुत कम टाइम में झुंड की संख्या बड़ी हो जाएगी, हर्ड साइज बढ़ जाएगा। इसीलिए इसको मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके बाद फर्दर अब हम लोग आ जाते हैं बी कीपिंग के ऊपर। बी कीपिंग को ही एपी कल्चर भी कहा जाता है। बी कीपिंग को अगर डिफाइन करने को कहा जाए तो क्या कहेंगे, इट इज अ मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज टू प्रोड्यूस हनी एंड बीज वैक्स। तो हनी से हमको दो चीजें मिलती हैं, हनी और बीज वैक्स, ठीक है। सबसे ज्यादा जो कॉमन स्पीशी जो जिसको रियर किया जा सकता है बी में, उसका नाम है एपिस इंडिका, ठीक। हनी जो है एक फूड है ऐसा जिसके अंदर न्यूट्रिशन क्वालिटी बहुत ज्यादा है और इसकी मेडिसिनल भी वैल्यू है। बी वैक्स जो है वो कॉस्मेटिक्स और पॉलिशेस बनाने में फिर यूज किया जाता है। अच्छा, बी कीपिंग कैसे एरिया में प्रैक्टिकल हो सकता है, जहां पर सफिशिएंट बी पैस्चर्स हो, जैसे कि वाइल्ड श्रब्स, फ्रूट ऑर्कार्ड्स एंड कल्टीवेटेड क्रॉप्स। वहां पर क्या होगा, बीज का पालन ज्यादा आसान होगा क्योंकि बी को वहां पर फूड आसानी से मिल जाएगा, नेक्टार आसानी से मिल जाएगा। तो इसीलिए बी कीपिंग कैन बी प्रैक्टिस्ड इन एन एरिया हैविंग सफिशिएंट बी पैस्चर्स ऑफ सम वाइल्ड श्रब्स, फ्रूट ऑर्कार्ड्स एंड कल्टीवेटेड क्रॉप्स। इतनी बात बेसिकली है हमारे बी कीपिंग के बारे में। इसके बाद फर्दर देखते हैं हम बी कीपिंग करने के लिए हमको क्या क्या चीज का पता होना पहले से जरूरी है। तो पहले से हमको पता होना चाहिए अबाउट द नेचर एंड हैबिट ऑफ बीज, ठीक, तभी तो कर पाएंगे। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव्स, कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वॉर्म्स, स्वॉर्म कहते हैं ग्रुप ऑफ बी को, मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स, हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स। तो इतनी चीजें हमको पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम बी कीपिंग कर सकते हैं। बी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात कि बी आर द पॉलिनेटर ऑफ मेनी क्रॉप स्पीशीज। ये हमने फ्लावरिंग प्लांट्स के चैप्टर में पढ़ा था, सच एज सनफ्लावर, ब्रासिका, एप्पल एंड पियर। इन सब के केस में बी जो है पॉलिनेटर्स, हमने पढ़ा था ना कि बायोटिक पॉलिनेटर्स के केस में बी सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कराती है। कीपिंग बी हाइव्स इन क्रॉप फील्ड इंक्रीजेस पॉलिनेशन एंड इम्प्रूव्स द यील्ड। अब क्रॉप फील्ड में बीज का हाइव्स रखने से क्या होगा, पॉलिनेशन का पॉलिनेशन, नेक्टार मिल जाएगा, वो तो नेक्टार मिलेगा जिससे हनी का यील्ड काफी ज्यादा आएगा। तो दो फायदे एक साथ। अब आ जाते हैं हम लोग फिशरीज के ऊपर। फिशरीज किसको कहते हैं, फिशरीज एन इंडस्ट्री ऑफ कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश, शेलफिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स, जिसमें प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर सब आ जाता है। तो फिशरीज में सिर्फ फिश ही नहीं, फिश के साथ साथ शेलफिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर और एडिबल ऑयस्टर, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग फिशरीज के बारे में कुछ और भी बातें। अब यहाँ पर देखो तुम्हारे फ्रेश वाटर फिशेस में कुछ यहाँ पर इनके वैरायटीज हैं, कटला, रोहू, कॉमन कार्प, जिनका जिनको किया लाइक ये किया जाता है। उसके बाद मरीन फिशेस में हिल्सा, सार्डिन्स, मैकरेल और पॉम्फ्रेट्स, इन सबको खाया जाता है। तो इनकी भी ब्रीडिंग करते हैं हम। अब देखो फिशरिंग से क्या है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट बहुत मिलियंस ऑफ फिशरमैन एंड फार्मर्स को मिलती है। तो ये इकोनॉमिकली बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, इसके बाद एक और टर्म है एक्वा कल्चर एंड पीसी कल्चर। पीसी कल्चर इज द पर्टिकुलर टर्म फॉर फिशेस। फार्मिंग ऑफ फिशेस को हम पीसी कल्चर कहेंगे। साथ ही साथ एक्वा कल्चर उसको कहेंगे फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे एपी का इसके अंदर फिशरीज के अंदर ये दोनों ही चीजें आ जाती हैं, एक्वा कल्चर भी और पीसी कल्चर भी। इससे क्या है, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स का प्रोडक्शन काफी बढ़ जाता है। साथ ही साथ ब्लू रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया द डेवलपमेंट ऑफ एंड फ्लरिशिंग ऑफ द फिशरी इंडस्ट्री। फिशरी इंडस्ट्री में जो डेवलपमेंट आया इसको ब्लू रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ फिशरमैन एंड फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रहा था और बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आई फिशरी इंडस्ट्री में। अब हम लोग आ जाते हैं, एनिमल ब्रीडिंग हमारा फिनिश हो गया, इतनी बातें थी। इसके बाद हम आते हैं प्लांट ब्रीडिंग के टॉपिक के ऊपर। प्लांट ब्रीडिंग क्या किसको कहते हैं, इट इज द मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज टू क्रिएट अ डिजायर्ड प्लांट सुटेबल फॉर बेटर कल्टिवेशन, बेटर यील्ड्स एंड डिजीज रेजिस्टेंट। तो एनिमल ब्रीडिंग में भी हमने इतनी ही बात पढ़ी कि हमको उनके जीनोटाइप को थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई करना था कि वो हमको बेटर यील्ड दे, डिजीज रेजिस्टेंट हो, हमारे फायदे में हो। तो ऐसे ही प्लांट ब्रीडिंग में भी प्लांट स्पीशीज का ऐसा मॉडिफिकेशन जिससे कि डिजायर्ड प्लांट बन के आए, जिसका कल्टीवेशन बेटर हम कर पाए, बेटर यील्ड मिले हमको और वो डिजीज रेसिस्टेंट हो।
तो अब ये जो था ब्लू रिवॉल्यूशन हमने देखा फिशरीज के केस में। ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं जब द डेवलपमेंट एंड फ्लरिशिंग ऑफ द एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट एंड फ्लरिशिंग होता है तो उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। अब ऐसे याद रख सकते हैं कि प्लांट्स ग्रीन कलर का होता है तो ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर के केस में आया होगा। पानी ब्लू होता है, फिशेज पानी में होती हैं तो ब्लू रिवॉल्यूशन फिशरीज के केस में। उसके बाद क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में जो है उसमें क्या करते थे, प्योर लाइंस का हाइब्रिडाइजेशन कराते थे एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता था डिजायरेबल ट्रेड्स बनाने के लिए। अब क्या है, अब आज के टाइम पर मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल्स यूज किए जाते हैं प्लांट ब्रीडिंग के केस में भी। 3 डिजायरेबल ट्रेट है प्लांट प्लांट ब्रीडिंग के लिए, वो क्या क्या, क्रॉप यील्ड और क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी होना चाहिए। दूसरा, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से उसका टॉलरेंस ज्यादा होना चाहिए, सेलाइनिटी, टेम्परेचर और ड्राउट, इन सब से वो प्लांट रेसिस्टेंट होना चाहिए। तीसरा, इंक्रीज रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट पेट्स एंड पैथोजेंस। तो इतनी चीजें हैं प्लांट ब्रीडिंग में, हम ये 3 चीजों के ऊपर फोकस रखते हैं कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, क्रॉप यील्ड ज्यादा हो, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस से वो रेसिस्टेंट हो, और जो भी है इंसेक्ट पेट्स और पैथोजेंस है उनसे भी वो रेसिस्टेंट हो। इतनी चीजें हम कोशिश करते हैं करने की। इसके बाद प्लांट ब्रीडिंग में कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, दूसरा इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, तीसरा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स, और तीसरा चौथा सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, और पांचवा टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन। अब इन सभी स्टेप्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला, कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। क्या होता है इसमें, बहुत सारे क्रॉप्स के जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं जो कि प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी में है, मतलब जिनका जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, पहले से अवेलेबल है, वो तो हमको मिल जाता है, वो अवेलेबल है। कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड वैरायटीज, इन्हीं वाइल्ड वैरायटीज का हम कलेक्ट करते हैं और सुटेबल कंडीशन में उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। अब ये जो है स्पीशीज एंड रिलेटिव ऑफ द कल्टिवेटेड स्पीशीज इज अ प्री रिक्विजिट फॉर इफेक्टिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल जीन्स। पहले ये सारे ही डिफरेंट डिफरेंट जो वाइल्ड वेराइटीज हैं इनको हमको कलेक्ट करना ही है। उसके बाद अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि जो पूरा कलेक्शन जब हम लेंगे तो जितने भी एलील्स पॉसिबल है वो सब उनके अंदर होंगे। अगर मान लो कि हम अपना सैम्पलिंग साइज छोटा रखेंगे तो हमारे पास एलील्स कम होंगे। अगर हम सारे ही वाइल्ड वेराइटीज लेते हैं तो चांसेस ऐसा है कि सारे ही एलील्स हमको मिल जाएं। अब जब सारे एलील्स हमको मिल जाएंगे, ये जो प्रोसेस है जिसमें सारे एलील्स को हम रख रहे हैं, इसको ही जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज जर्म प्लाज्म कलेक्शन, तो कह लिख देंगे इज द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट और सीड हैविंग ऑल द एलील फॉर ऑल द जीन इन द गिवन क्रॉप इज कॉल्ड एज जर्म प्लाज्म कलेक्शन। किसी भी प्लांट या सीड का एंटायर कलेक्शन जिसमें उसके सारे जीन्स का सारा एलील मौजूद हो, उसको ही जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहते हैं। ये सबसे पहला स्टेप है प्लांट ब्रीडिंग का। दूसरा, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब हम जब हमने सारे एलील्स को जमा कर लिया, पता चल गया हमको, तो अब हम क्या करेंगे, उसी जर्म प्लाज्म से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमको कौन कौन सा डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए। अब वही डिजायरेबल कैरेक्टर के अनुसार हम पेरेंट्स का सिलेक्शन करेंगे। सेलेक्टेड प्लांट्स आर मल्टीप्लाइड एंड यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। उनको लाइक मेट कराएंगे, लाइक उनकी क्रॉसिंग कराएंगे, प्लांट्स के केस में क्रॉसिंग बोलते हैं, और फिर उनका हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो पहले तो उसमें प्योर लाइन बनाया जाएगा कि जो भी डिजायरेबल चाहिए उसका पहले प्योर लाइन होगा, उसके बाद उसकी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो पहले हमने सबसे पहले जर्म प्लाज्म कलेक्शन किया था, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ पेरेंट किया, प्योर लाइन डेवलप किया, उसके बाद क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होगा उन सेलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, it is the process in which desired characters are genetically combined from two different parents to produce hybrid plant। दो सुपीरियर वैरायटी ली हमने, जिन दोनों का हमको वो कैरेक्टर चाहिए, हमने उनका क्रॉस करा दिया जिससे एक हाइब्रिड प्लांट बन के आ गया। जैसे कि अब देखो, किसी मान लो कि किसी एक पेरेंट में हाई प्रोटीन क्वालिटी है और दूसरे में वो डिजीज रेसिस्टेंट है, हमने उसका क्रॉस करा दिया। उससे क्या होगा कि जो प्रोजेनी बन के आएगा, जो नया जनरेशन बन के आएगा, उसमें क्या होगा, प्रोटीन क्वालिटी भी हाई होगी और वो डिजीज रेसिस्टेंट भी होगा। तो ये दोनों क्वालिटीज हमारे प्रोजेनी में आ गया। तो यही तो हमको चाहिए था प्लांट ब्रीडिंग करा के। ठीक, तो इतनी बातें हमने देखी। इसके बाद हम क्या करेंगे,
इसका लिमिटेशन क्या है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन का, कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, साथ ही बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, टायरिंग प्रोसेस है। अच्छा, कभी कभी क्या हो सकता है कि हाइब्रिड्स में जरूरी नहीं है कि डिजायरेबल कैरेक्टर्स हो ही। अब जब हंड्रेड्स ऑफ क्रॉसेस कराए जाते हैं तब जाकर के, या थाउजेंड्स ऑफ क्रॉसेस जब कराए जाते हैं तब जाके किसी एक में, दो में या 10 में डिजायरेबल कॉम्बिनेशन मिल के आता है। तो ये एक बहुत ही हेक्टिक टास्क है, बहुत ही टायरिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फिर क्या करते हैं, चौथा स्टेप, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। अब ये जानना भी तो है कि सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट बना है कि नहीं। तो अब ये जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है, इसमें केयरफुल साइंटिफिक इवैल्यूएशन करते हैं प्रोजेनी का। पता तो लगाना है ना कि जो हमको सुपीरियर क्वालिटी चाहिए था, जो हमको जो भी ट्रेट चाहिए था उसका, वो आया है कि नहीं आया है। हमने क्रॉस तो करवा दिया। क्रॉस करवाने के बाद हम ये चेक करेंगे कि यील्ड हुआ है कि नहीं, सुपीरियर जो कि दोनों ही पेरेंट्स जैसा सुपीरियर आए। तो उस ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं सेवरल जनरेशन तक। तब तक की करवाते रहते हैं जब तक कि वो एक यूनिफॉर्मिटी की स्टेज पे ना पहुंच जाए, मतलब कि होमोजाइगोसिटी की स्टेज पे ना पहुंच पाए। होमोजाइगोसिटी क्यों, ताकि कोई भी कैरेक्टर जो है प्रोजनी में से सेग्रीगेट ना करे। जैसे होमोजाइगस होगा तो एक ही कैरेक्टर आएगा ना, एक ही एलील बन के आएगा उसमें से। तो बस इतनी चीज कराते हैं। इसके बाद लास्ट में अगर मान लो कि हमारा जो डिजायर्ड हाइब्रिड था वो बन गया, तो फाइनली इसकी टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन होगा। न्यू कल्टीवार का मतलब जो नया हाइब्रिड तुम्हारा बन के आया है उसको कहेंगे कल्टीवार। ये जो नए न्यूली सिलेक्टेड लाइन्स हैं इनको इवैल्यूएट किया जाता है उनके यील्ड के हिसाब से, और बाकी भी एग्रोनॉमिक जो ट्रेट्स हैं उनके उस हिसाब से, जैसे कि उनकी क्वालिटी, डिजीज रेसिस्टेंट, इन सबको देखा जाता है। ये कैसे किया जाता है, इनको रिसर्च फील्ड में ग्रो कराया जाता है, साथ ही साथ उनके परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाता है अंडर आइडियल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इरिगेशन एंड अदर क्रॉप मैनेजमेंट पार्टिकल्स। इतना करने के बाद द इवैल्यूएशन इज फॉलोड बाय टेस्टिंग द मटेरियल। फिर उनकी टेस्टिंग की जाती है फार्मर्स फील्ड्स में ही, एटलीस्ट फॉर 3 ग्रोइंग सीजन्स, लगभग एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन्स के लिए। और वो भी सिर्फ एक जगह नहीं, कंट्री के अलग अलग लोकेशंस पे, ताकि अलग अलग जगह अलग अलग क्लाइमेट में कैसा कैसा उनका ग्रोथ आता है ये भी तो जानना है। फिर उस मटेरियल का इवैल्यूएशन होता है बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप कल्टीवार के अकॉर्डिंग, जिससे कि एक चेक या एक रेफरेंस कल्टीवार मिल जाए और उसके कंपैरेटिवली इसके कल्टीवेशन, इसका यील्ड कितना ज्यादा है ये पता लगाते हैं। अब यहाँ पर आ गया हमारा व्हीट एंड राइस का केस। व्हीट एंड राइस के केस में अब देखो, एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ इंडियाज जीडीपी एंड एम्प्लॉयज नियरली 62% ऑफ द पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर से हमारे कंट्री की टोटल जीडीपी का 33% हिस्सा आता है, और पॉपुलेशन का 62% हिस्सा इसमें ही एम्प्लॉयड है, एग्रीकल्चर में पार्ट लेता है। इंडिया में फूड प्रोडक्शन जो है वो हाई यील्डिंग वैरायटीज का वो काफी इंक्रीज कर गया, और मिड 1960s में, और इसी को ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया था। ये जो पीरियड था 1960 से लेकर के 2000 तक का, इसमें वीट प्रोडक्शन 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन तक बढ़ गया, और राइस प्रोडक्शन 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन टन बढ़ गया। ये डेटा आपको याद रखना है। वीट प्रोडक्शन 11 मिलियन टन 1960 से लेकर के 2000 तक में वीट प्रोडक्शन 11 मिलियन टन से लेकर के 75 मिलियन टन तक बढ़ गया। मतलब पहले 11 मिलियन टन था जो कि बढ़ करके 75 मिलियन टन हो गया, और राइस का प्रोडक्शन 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन टन हो गया। तो बहुत ज्यादा की इंक्रीमेंट आई। तो ये जो इंक्रीमेंट आया है, बहुत ज्यादा यील्ड जो आया है, इसी को ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे नॉर्मन ई बोरलॉग नाम के, जिन्होंने मेक्सिको में, जहाँ पे इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट है, वहां पर इन्होंने सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट को डेवलप किया, और 1963 में हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट व्हीट वेराइटी जैसे कि सोनालिका और कल्याण सोना इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे। तो इसमें काफी सारा डेटा है जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद सेमी ड्वार्फ वेराइटीज जैसे कि IR8, ये डेवलप किया गया था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI फिलीपींस में,
और टाइचुंग नेटिव 1 ये ताइवान से आया था। बाद में कुछ सेमी ड्वार्फ वैरायटीज जो इंडिया में डेवलप की गई उनका नाम था जया और रत्ना। ये सारे भी इंडिया में डेवलप किए गए थे और इंट्रोड्यूस किए गए थे यहाँ के खेतों में। इसके बाद एक केस है शुगर केन का। एक शुगर केन का एक स्पीशी है जिसका एक ब्रीड है सैक्रम बारबेरी। ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो होता था, लेकिन इसका शुगर कंटेंट बहुत ही पुअर था, साथ ही इसकी यील्ड भी बहुत पुअर आती थी। एक ब्रीड था सैक्रम ऑफिसिनेरम। ये साउथ इंडिया के ट्रॉपिकल केन्स में ग्रो होता था। इसका स्टेम काफी थिक था और इसकी शुगर कंटेंट भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो क्या किया, इन दोनों का हाइब्रिड बना दिया एक शुगर केन जिसके डिजायरेबल क्वालिटीज थे, लाइक हाई यील्ड था, थिक स्टेम था, हाई शुगर कंटेंट था और साथ ही साथ ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो भी कर पा रहा था। तो शुगर केन का एक ये केस है जो कि आपको याद रखना है। साथ ही साथ हाइब्रिड मेज, ज्वार और बाजरा भी इंडिया में डेवलप हुआ। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी है जो कि वाटर स्ट्रेस से रेजिस्टेंट है। इसके बाद प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेसिस्टेंस। प्लांट डिजीजेस की वजह से क्या है कि लगभग 20 से 30% क्रॉप लॉस हो जाता है इन टोटल। अब जो ये डिजीज रेसिस्टेंट कल्टीवार्स हैं, ये फूड प्रोडक्शन को काफी बढ़ा देते हैं, काफी एनहांस कर देते हैं, साथ ही साथ फंगीसाइड और बैक्टीरियासाइड्स का यूजेस भी कम कर देते हैं। अब ये जो होस्ट प्लांट है, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, ये इसकी जेनेटिक एबिलिटी है पैथोजेंस से बच के रहने की। तो हम लोग प्लांट ब्रीडिंग इन्हीं चीजों के लिए करते हैं ताकि प्लांट डिजीज ना हो, जिससे कि क्रॉप लॉसेस 20 to 30% होना बंद हो जाए। 20 to 30% लॉस इज वेरी मच लॉस। फंगीसाइड बैक्टीरियासाइड्स का यूज कम हो जाए, साथ ही साथ वो रेजिस्टेंट रहे पैथोजेंस से। कुछ कुछ प्लांट पैथोजेंस कौन कौन से हैं, प्लांट डिजीजेस कौन कौन से होते हैं? प्लांट पैथोजेंस फंगस, बैक्टीरिया और वायरसेस। फंगल डिजीजेस हैं रस्ट, जैसे कि ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये आपको याद रखना है, व्हीट में ऐसा हो जाएगा ये ब्राउन रस्ट। ये रेड रॉट ऑफ शुगर केन है, ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, टोबैको मोज़ैक डिजीज और टर्निप मोज़ैक डिजीज। इतनी चीजें हैं, बैक्टीरियल ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स और वायरल में टोबैको मोज़ैक डिजीज, टर्निप मोज़ैक डिजीज। इतनी प्लांट डिजीज हैं। अब देखो प्लांट ब्रीडिंग कराते कैसे हैं। प्लांट ब्रीडिंग कराने के लिए दो तरीके हैं। पहला कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स जो हमेशा से यूज होती आ रही है, दूसरा म्यूटेशन ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक में सबसे पहले क्या होगा, स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म उनके रेजिस्टेंस सोर्स के लिए। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, वो पहले तो पेरेंट सेलेक्ट करेंगे, फिर उनकी हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे, फिर उनका इवैल्यूएशन, सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन, हाइब्रिड्स अब सही बने या नहीं बने, उनके में डिजायर्ड क्वालिटीज आई कि नहीं आई, इवैल्यूएट करना पड़ेगा। फाइनली जब हाइब्रिड हम डिजायर्ड हाइब्रिड्स बना लेंगे तो उनकी टेस्टिंग एंड रिलीज कर देंगे नई वेराइटीज की। ठीक है, अब देखो कुछ क्रॉप वैरायटीज जो कि कन्वेंशनल मेथड से ब्रीड कराई गई थी, जैसे कि वीट का वैरायटी है हिमगिरी, ये लीफ एंड स्टाइप रस्ट से रेजिस्टेंस है, हिलबर्ट से रेजिस्टेंस है। ब्रासिका, पूसा स्वर्णिम, करण राई, व्हाइट रस्ट से रेजिस्टेंट है। कॉलीफ्लावर में पूसा शुभ्रा और पूसा स्नोबॉल केवन। अच्छा, अगर याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं कि वीट में हिमगिरी है जिसमें लीफ एंड स्टाइप रस्ट है, हिल बंट है। यहाँ पर देखो हिमगिरी, लाइक हिमालयाज ले लो, हिल बंट डिजीज है इसका, हिल बंट हिमालय लाइक पहाड़ है, हिल है, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। और उसके बाद है पूसा स्वर्णिम, करण राई एंड इसमें होता है व्हाइट रस्ट। तीसरा है कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर व्हाइट कलर का होता है, तो शुभ्रा या स्नोबॉल, स्नोबॉल व्हाइट कलर का होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। व्हाइट में कैसा डिजीज होगा, ब्लैक कलर का डिजीज होगा, वैसा करके याद रख सकते हैं। काउपी, पूसा कोमल, और ये रेजिस्टेंट है बैक्टीरियल ब्लाइट से। चिली में पूसा सदाबहार जो कि रेजिस्टेंट है चिली मोज़ैक डिजीज से या टोबैको मोज़ैक वायरस से और लीफ कर्ल से। तो जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक है, इसमें दिक्कत क्या है कि ये लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स बना पाती है, इनके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स हैं। अब इनमें अगर हम म्यूटेशन इंड्यूस कर देते हैं, म्यूटेशन का मतलब हमने देख रखा है सडन जेनेटिक चेंज, अगर इनमें हम म्यूटेशन इंड्यूस करें तो इससे क्या होगा कि ये इनके अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगी, साथ ही साथ डिजायरेबल जनरेशन जीन्स को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ऐसे प्लांट को हम डायरेक्टली उनको क्रॉस करा पाएंगे
और इनकी ब्रीडिंग में हम हेल्प ले पाएंगे। बाकी की जो ब्रीडिंग मेथड्स हैं उसमें क्या होता है, सोमा क्लोनल वेराइटीज एंड जेनेटिक इंजीनियर्ड वेराइटीज को सेलेक्ट किया जाता है। अब ये जो म्यूटेशनल ब्रीडिंग है इसमें क्या होता है, म्यूटेशन से हम नए डिजायरेबल कैरेक्टर्स डेवलप कर सकते हैं जो कि पेरेंटल टाइप में थे भी नहीं। म्यूटेशनल ब्रीडिंग इज अ ब्रीडिंग बाय म्यूटेशन। इसमें क्या क्या यूज होता है, केमिकल्स एंड रेडिएशन, रेडिएशन जैसे कि गामा रेज। इससे क्या होगा, वैसे प्लांट बनेंगे जिनके अंदर हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स हों। फिर वो प्लांट सेलेक्ट किए जाते हैं और उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और उनको ही यूज किया जाता है एज अ सोर्स इन ब्रीडिंग। अब म्यूटेशन जो है अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इन मूंग बीन। मूंग बीन क्या है, रेजिस्टेंट टू येलो मोजैक वायरस है एंड पाउडरी माइल्ड्यू वेर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशंस। यहाँ पर आपको इनका डायग्राम दिख रहा है, मूंग बीन है। दूसरा एग्जाम्पल है भिंडी का। ये जो भिंडी की वैरायटी है ये येलो मोजैक वायरस से रेजिस्टेंट है। ये एक वाइल्ड स्पीशीज से ये कैरेक्टर ट्रांसफर किया गया था इसमें। इट रिजल्टेड इन अ न्यू वैरायटी ऑफ एबेलमॉस्कस इसेंटस कॉल्ड एज प्रभानी क्रांति। याद रखना है, प्रभानी क्रांति का नाम एनसीईआरटी में भी दे रखा है। अच्छा, ये जो रेसिस्टेंट जीन्स हैं इनको ट्रांसफर किया जाता है बाय सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टारगेट एंड सोर्स प्लांट। इसके बाद प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। अब इंसेक्ट पेस्ट से भी हम बचाव कर सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू। अब देखो, मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक गिव इंसेक्ट रेजिस्टेंट इन होस्ट क्रॉप प्लांट। अब कोई भी अगर होस्ट क्रॉप प्लांट है, इसके उस होस्ट क्रॉप प्लांट में इंसेक्ट रेजिस्टेंस अगर लाना है तो क्या करेंगे, पहले इसे देखो, हेरी लीव्स है। ये क्या करती है, ये कॉटन में रेजिस्टेंस टू जैसिड्स, जैसिड्स भी एक इंसेक्ट है, कॉटन में ये रेजिस्टेंस टू जैसिड्स देती है एंड कोरियल रीफ बीटल इन वीट, वीट में सीरियल लीफ बीटल को रेजिस्टेंस देती है। सॉलिड स्टेम इन वीट, इट लीड्स टू नॉन प्रेफरेंस बाय द स्टेम सॉफ्टफ्लाई। अगर सॉलिड स्टेम होगा वीट में तो सॉफ्टफ्लाई आएगा ही नहीं। स्मूथ लीफ एंड नेक्टारलेस कॉटन वेराइटीज, इससे क्या होगा, बॉलवॉर्म्स अट्रैक्ट ही नहीं होंगे। हाई एस्पार्टिक एसिड एंड लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज, इससे मेल स्टेम बोरर्स उससे अट्रैक्ट ही नहीं होंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस जीन्स हैं इनका सोर्स अक्सर कल्टीवेटेड वैरायटीज या जर्म प्लाज्म कलेक्शन से लिया जाता है और साथ ही साथ क्रॉस करा के डिजायर्ड वैरायटीज बनाई जाती हैं जो कि इन इंसेक्ट पेस्ट से बच के रहें। कुछ ये इंसेक्ट रेसिस्टेंट वैरायटीज का नाम है ब्रासिका का पूसा गौरव, ये एफिड से रेजिस्टेंट है। फ्लैट बीन्स का पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, ये जैसिड एफिड्स और फ्रूट बोरर से रेजिस्टेंट है। ओकरा या भिंडी पूसा सावनी, पूसा A4, ये शूट और फ्रूट बोरर से रेजिस्टेंट है। अब प्लांट ब्रीडिंग हम यूज करते हैं इम्प्रूव फूड क्वालिटी के लिए। अब सिर्फ फूड की क्वांटिटी ही नहीं, फूड की क्वालिटी भी हमें बेटर करनी है। क्यों, सबसे पहली बात तो ये है कि लगभग 840 मिलियन से ज्यादा लोगों को एडिक्वेट फूड नहीं मिलता। जिनको मिलता भी उसमें से भी लगभग 3 बिलियन लोग जो हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से सफर करते हैं, यानी कि उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट, प्रोटीन या विटामिन नहीं मिल पाता, जिससे कि उनको उनकी भूख तो मिटती है पर उनको बहुत सारे डिजीजेस हो जाते हैं। इसको हिडन हंगर भी कहा जाता है। तो इसमें हमने क्या ट्राई किया कि हम कुछ क्रॉप्स की ब्रीडिंग जो है उसमें कुछ न्यूट्रिशनल रिच बनाने की कोशिश करेंगे। इसको ही बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। इससे पब्लिक हेल्थ में बेनिफिट होता है। हिडन हंगर वाली बात को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद बायोफोर्टिफिकेशन का डेफिनेशन याद रखना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी में क्या करेंगे, इसमें क्या करना होता है, प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना है, क्वालिटी बढ़ानी है, ऑयल कंटेंट बढ़ाना है, क्वालिटी बढ़ानी है, विटामिन कंटेंट बढ़ाना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट बढ़ाना है और मिनरल कंटेंट बढ़ाना है। मेज के जो हाइब्रिड्स हैं ऐसा बनाया गया कि उनके अंदर अमाइनो एसिड का अमाउंट डबल हो। लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, ये जो 2 अमाइनो एसिड है ये इनके अंदर डबल हो जाए। दूसरा वीट वैरायटी एटलस 66, इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है। उसके बाद कुछ राइस वैरायटीज ऐसे डेवलप किए गए जो आयरन फोर्टिफाइड हैं। इनके अंदर कॉमन वैरायटी से 5 गुना ज्यादा आयरन है। कुछ एग्जाम्पल हाइब्रिड्स के जिसके अंदर इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, जैसे कि
ये डेवलप किया गया था कुछ वेजिटेबल क्रॉप जो कि विटामिन और मिनरल में रिच था। ये IARI न्यू दिल्ली में बनाया गया था, रिलीज किया गया था। पहला, विटामिन ए enriched carrot, spinach and pumpkin, vitamin C enriched bitter gourd, bathua, mustard and tomato, iron and calcium enriched spinach and bathua. Fourth, protein enriched beans, broad, labalab, French and garden peas. तो इतनी चीजें थी हमारी प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। अब आ जाते हैं हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन के ऊपर। सिंगल सेल प्रोटीन क्या है? ये एक ऑल्टरनेट सोर्स है प्रोटीन का एनिमल्स और ह्यूमन के न्यूट्रिशन के लिए। इसके में सबसे पहले आता है स्पिरुलिना। ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। अब देखो यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया हुआ है कि एक 250 किलो की जो काऊ है वो सिर्फ एक दिन में सिर्फ 200 ग्राम प्रोटीन बनाती है, लेकिन 250 ग्राम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस है, ये हर दिन 25 टन प्रोटीन्स बनाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ बहुत हाई रेट पे होता है। ये वेरी रिच इन प्रोटीन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड vitamins है। इट ग्रोज ऑन मटेरियल्स लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट या स्ट्रॉ, मोलासेस, एनिमल मैन्योर एंड सीवेज। तो इसकी प्रोडक्शन के लिए भी ऐसा कुछ स्पेसिफिक चाहिए नहीं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगाना होता है। तीसरा, ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी रिड्यूस करता है, तो बहुत ही फायदे हैं सिंगल सेल प्रोटीन के। ये कंपैरिजन बहुत अच्छे से याद रख लेना है कि 250 किलो की काऊ सिर्फ 200 ग्राम प्रोटीन बनाती है एक दिन में, लेकिन सिर्फ 250 ग्राम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म 25 टन प्रोटीन पर डे बनाता है। अब आ जाते हैं हम लोग टिश्यू कल्चर के ऊपर। एक स्टीराइल मीडियम में जब हम लोग कंट्रोल्ड एसेप्टिक कंडीशन के अंदर प्लांट सेल या प्लांट के टिश्यूज या प्लांट के ऑर्गन्स को ग्रो कराएंगे, उसको ही हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं। एक किसी भी एक सेल से या एक प्लांट से अगर पूरा का पूरा प्लांट हम जनरेट कर पा रहे हैं तो उसको टोटीपोटेंसी कहते हैं। और ये जो कोई भी सेल है या फिर कोई एक्सप्लांट है, ये जो सेल या एक्सप्लांट है जिससे हम लोग पूरा का पूरा प्लांट जनरेट कर पा रहे हैं, एक्सप्लांट, इसको हम टोटीपोटेंट सेल भी कहते हैं। जैसे स्टेम सेल्स होते हैं ना, वैसे ही ये टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं जो कि एक सेल या एक एक्सप्लांट पूरा का पूरा प्लांट जनरेट कर लेता है। एक एक्सप्लांट वो प्लांट का कोई भी वो पार्ट है जो कि एक टेस्ट ट्यूब में उगाया जाता है अंडर स्टीराइल न्यूट्रिएंट मीडिया। फिर द न्यूट्रिएंट मीडियम जो कि है उसमें एक कार्बन सोर्स होना चाहिए जैसे कि सुक्रोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, एमिनो एसिड्स होने चाहिए और ग्रोथ रेगुलेटर्स होने चाहिए। इनके बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा था जैसे कि ऑक्सिन्स और साइटोकाइनेंस। इसके बाद इस मेथड में क्या किया जाता है, बहुत कम टाइम में थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बनाए जाते हैं। इसको ही माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। ये प्लांट्स जो होंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे क्योंकि ऑब्वियसली एक ही सेल से बनाया जा रहा है। ये सोमा क्लोन्स हो गए जैसे कि टमेटो, बनाना, एप्पल, ये सब इस मेथड से प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है मेरिस्टेम कल्चर का। इसमें क्या होता है, टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो यूज फॉर रिकवरिंग हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिजीज प्लांट। अब ये जो मेरिस्टेम है ये हमेशा ही फ्री ऑफ वायरस होगा। इन्फेक्टेड प्लांट का मेरिस्टेम निकाल लेते हैं और इसको इन विट्रो वायरस फ्री प्लांट ऑब्टेन करने के लिए यूज करते हैं। साइंटिस्ट ने बनाना, शुगरकेन और पोटैटो का मेरिस्टेम कल्चर अभी तक किया है। अब आते हैं हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक पे। इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट लेकर के उनका प्रोटोप्लास्ट लेते हैं और उनका फ्यूजन करा देते हैं जिनके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं। उससे क्या है, हमारे पास एक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट आ गया। अब इस हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट से हम एक नया प्लांट बना लेते हैं जिसको सोमैटिक हाइब्रिड कहते हैं। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट है इसको आइसोलेट किया जा सकता है कैसे, उसके सेल वॉल को डाइजेस्ट करके प्लांट सेल से, ठीक, और क्रॉस करा देंगे। तो इन दिस वे हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कर पाते हैं। अब जैसे कि टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट लेकर के और पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट लेकर के पोमैटो बना दिया गया। इसमें क्या है, ये जो हाइब्रिड प्लांट है इसके अंदर टोमेटो के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और पोटैटो के भी, ठीक, लेकिन इसका जो है कोई भी कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऐसा कुछ नहीं है, बस ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। तो इस चैप्टर के अब हम लोग
कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव टाइप के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन बायोफोर्टिफिकेशन? में देखा है राइस, व्हीट, मेज या ऑल ऑफ दीज, इन सबका बायोफोर्टिफिकेशन किया है ना हमने। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डिजायरेबल ट्रेट्स इनटू प्लांट बाय क्रॉसिंग इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। इनको एज अ डेफिनेशन भी आप लोग याद करते चल सकते हैं। उसके बाद है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर सिंगल सेल प्रोटीन? स्पिरुलिना अभी अभी हमने पढ़ा। एपीकल्चर इज रिलेटेड टू, एपीकल्चर में क्या होता है? एपिस इंडिका, याद करो, वो है एक हनी बी। हनी बी की फार्मिंग कहेंगे एपीकल्चर। इसको भी टिक कर देते हैं, स्पिरुलिना हनी बी फार्मिंग। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन न्यूट्रिएंट रिच वाटर विदाउट सॉइल इज कॉल्ड एज, ये एक डेफिनेशन याद रख लेनी है, विदाउट सॉइल इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? हम लोग क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे थे ना, एग्रीकल्चर, increased crop production. Which crop was the first to be improved through plant breeding? Plant breeding से सबसे पहले wheat की varieties नई नई generate की गई थी। Which of the following is the main aim of biofortification? Biofortification में हम लोग nutritional quality बढ़ाते हैं, तो improve the nutritional quality of crops। इसके बाद क्रायो प्रिजर्वेशन वो टर्म है जब जर्म प्लाज्म को प्रिजर्व करते हैं, वो वाला। तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ जर्म प्लाज्म इज क्रायो प्रिजर्वेशन, याद रख लेना है। Which is an edible protein rich cyanobacterium? Spirulina. Cross breeding in animals is primarily used to reduce the lifespan of animals, नहीं। improve disease resistance, हाँ। lower milk production, नहीं। reduce the size of, नहीं नहीं, एक ही ऑप्शन सही है। उसके बाद which of the following is high yielding wheat variety? high yielding wheat variety में हमारे पास था ना कल्याण सोना। somatic hybridization involves genetic modification of DNA, fusion of protoplast from two plants, क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ टू प्लांट्स, नहीं। पॉलिनेशन विद इन द सेम प्लांट, नहीं। एक ही होगा ना, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में दोनों का प्रोटोप्लास्ट लिया, फ्यूज करा दिया। उसके बाद द हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस IR8 इज नोन फॉर, इसमें हाई यील्ड है। व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? एक्सप्लेन इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स। प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बताओ, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताओ, कैसे कैसे करते थे, सारे प्रोसीजर्स फ्लो चार्ट बना के बताओ। बायोफोर्टिफिकेशन बताओ, न्यूट्रिशनल क्वालिटी कैसे बढ़ा रहे थे, उससे फूड क्वालिटी कैसे बढ़ता है। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के बारे में उसमें बताओ। इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग बताओ, इन ब्रीडिंग क्या करते थे। क्लोज ब्रीड्स में 4 से 6 जनरेशन तक कराते थे, और फिर उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम आने लगी, तो उससे बचाने के लिए हमने आउट ब्रीडिंग करना शुरू कर दिया। तो ये बातें बताओ। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है? किसी सुपीरियर वैरायटी से सीमेन लेकर के, या तो इमीडिएटली या बाद में उसको फ्रीज करके, अगर इनसे लाइक उसका इंसेमिनेशन फीमेल ट्रैक्ट में कराते हैं तो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि हम सुपीरियर क्वालिटी, अपनी डिजायर्ड सुपीरियर क्वालिटी चूज करके मेट करा सकते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्पिरुलिना इन एड्रेसिंग प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, वो वाला डेटा दे देना जिसमें कि सिर्फ 250 ग्राम 20 टन प्रोटीन पर डे बनाता है, जिससे प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन खत्म हो सकता है। What are biofertilizers? Name 2 microorganisms used as biofertilizers. बायोफर्टिलाइजर्स तुम्हारे वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लांट को न्यूट्रिएंट ज्यादा मिले, ऐसा इंश्योर कराते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं कुछ कुछ। ठीक है, इन सब के बारे में आप लिख दोगे। इसके बाद व्हाट इज एक्वाकल्चर एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पीसी कल्चर? एक्वाकल्चर के अंदर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, उनकी ब्रीडिंग के बारे में पढ़ते हैं, और पीसी कल्चर में फिशेस के बारे में। सिंगल सेल प्रोटीन स्पिरुलिना पूरा लिख देना है। उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में डिस्क्राइब द मेन स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। अच्छा, जैसे ये शॉर्ट आंसर में था, व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग, एक लाइन में डेफिनेशन, मेन ऑब्जेक्टिव्स 3 बता देना। उसके बाद डिस्क्राइब द मेन स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग इट्स हाई यील्डिंग वेराइटीज। यहाँ पे पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बना के अच्छे से लिखना है प्लांट ब्रीडिंग का। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एपीकल्चर इन फूड प्रोडक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट। एपीकल्चर में क्या है, यहाँ पे बता देना कि एपीकल्चर कहाँ कहाँ पे करेंगे, ऐसा जहाँ पे पॉलिनेशन भी हो जाए फार्म्स के आसपास,
रूरल डेवलपमेंट कैसे होगा कि एक साथ दो चीजें हो जाएंगी, फार्मिंग का फार्मिंग, एपिकल्चर का एपिकल्चर, हनीज मिल जाएगा, बी वैक्स जो है वो कॉस्मेटिक उसमें जाएगा, तो रूरल डेवलपमेंट ऐसे हो सकता है। उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टिश्यू कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन इन क्रॉप इंप्रूवमेंट। टिश्यू कल्चर के बारे में जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं उन सबको लिखना है। साथ ही साथ टिश्यू कल्चर में हमने क्या करा कि क्रॉप इंप्रूवमेंट में उसके जो पांच मतलब ऐसे थे ना कि सबसे पहले हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन करते थे, फिर पेरेंट वैरायटी चूज करते थे, ये सब करके आपको लिख देना है। व्हाट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन लिख देना कि प्रोटोप्लाज्म लेते हैं सेल वॉल डाइजेस्ट करके अपने डिजायर्ड वैरायटी का, और उसके बाद उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कराते हैं, और उससे हमको जो हाइब्रिड मिलता है वो हमारा डिजायर्ड होता है। इसका पूरा प्रोसेस और एप्लीकेशन के साथ लिख देना है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। एनिमल हस्बेंड्री में क्या किया हमने, लाइफ स्टॉक को अच्छे से रेस किया जिससे कि उसका यील्ड बढ़ा। तो उससे क्या हो गया कि मान लो मोर मिल्क आता है, मोर न्यूट्रिशन टू द पीपल। ठीक। अगर मान लो कि हम उसकी ही बात करते हैं, अगर पोल्ट्री फार्मिंग की ही बात करते हैं, तो बेटर चिकन या फिर बेटर बेटर जो भी है उसमें डक है, गीज है, इन सब का वैरायटी, तो बेटर फूड प्रोडक्शन हो गया ना। तो उससे क्या होगा, वो सिग्निफिकेंट है विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इनहैंसिंग फूड प्रोडक्शन इन इंडिया। तो वो वाला जो एक डेटा है जहाँ पे कितना से कितना 1960 से लेकर के 2000 तक में वीट और इसकी कितना कितना इंक्रीज हुआ, कितना 11 मिलियन टन से कैसे 75 मिलियन टन तक हो गया। तो वो आपको बता देना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का ये योगदान रहा था। उसके बाद ब्लू रिवॉल्यूशन, ये तो हमारा इसमें आया था फिशरीज में। इसका इंपॉर्टेंस बता देना है कि इससे क्या हुआ, कितने सारे लोगों को रोजगार मिला। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट एंड इंपॉर्टेंस इन क्रॉप इंप्रूवमेंट, तो पढ़ ही लिया है हमने। डिस्कस द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एनहांसिंग फूड प्रोडक्शन। अच्छा, इसमें दो चीजें थी ना कि जैसे कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से हम लोग टिश्यू कल्चर कर रहे थे, और एक बायोटेक्नोलॉजी की मदद करके जैसे म्यूटेशन, म्यूटेशन का यूज करके। तो वो म्यूटेशन का यूज करके कैसे किया वो इसमें लिखना है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन है न्यूट्रिएंट बढ़ाना, उसमें प्रोटीन कंटेंट, मिनरल कंटेंट बढ़ाना। क्रॉप्स बता दो कि विटामिन ई रिच वाले, विटामिन सी रिच वाले, आयरन कंटेंट रिच वाला। इलेबोरेट द स्टेप इन्वॉल्व इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट एंड मेजर्स टू इंश्योर हाई मिल्क यील्ड, सिलेक्शन ऑफ बेटर ब्रीड, फिर उनका सही कंडीशन में रखना है, क्लीन वाटर देना है, क्लीन फूड देना है, क्लीन फॉडर देना है। डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अगर यूज करते हैं एग्री इसमें एडवांटेज, एक तो ये टोमेटो पोमैटो वाला, टोमेटो और पोटैटो को प्रोटो इसका सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करके जो किया वो यूजफुल नहीं रहा, वो वाला भी लिख देना है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं जितने हमने एनसीईआरटी में देखा है वो लिखना है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, म्यूटेशन यूज करके हुआ है ये लिख देना है। लिमिटेशंस भी लिख देना है। तो इतनी चीजें हमारी इस चैप्टर के बारे में। अभी हम लोग फर्दर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।